अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जीके प्रिपरेशंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ़ जंगों के हवाले से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो 3 ही इम्पॉर्टेंट जंगें हैं जिनमें वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और उसके बाद जंग आज़ादी जिसे कहते हैं वार ऑफ इंडिया। ये पाकिस्तान या बरसगीर के नॉलेज के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे और इसी के अंदर हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी को भी, जंग प्लासी जो 1757 में लड़ी गई थी। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। आप लोग यकीन कीजिए कि बड़ी मेहनत के बाद ये डाटा मैं कलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और अथेंटिक वे से लेता हूँ। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यही मेरे लेक्चर्स सुनते रहेंगे तो 3.5 महीने के अंदर, 3.5 से 4 महीने के अंदर आपकी इतनी अच्छी तैयारी होगी कि मैं गारंटी कर सकता हूँ आप लोग टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। और साथ ही साथ ये इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलते हैं डियर्स अपने आज के लेक्चर की तरफ। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके ग्रुप में ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उनकी PDF इस ग्रुप में हम शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को PDF चाहिए है तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी भी शेयर कर सकता है ताकि वहाँ से वो आईडी लेके PDF भेज दी जाए आपको। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे उर्दू में हम जंग आज़ादी भी कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हिस्ट्री हमें मालूम भी होनी चाहिए बेसिकली तो। लेकिन आज जैसे मैं आपको ये करवाऊँगा, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। तो कब हुई थी स्टार्ट, पहले ये देख लेते हैं। 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई और 1 नवंबर 1858 को ये एंड हो गई। तकरीबन 16 या 15 महीनों बाद तकरीबन। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुई? मेरठ जो है ना, मेरठ भी इसे कहा जाता है, मेरठ के मुकाम से स्टार्ट हुई थी। तो जब ये जंग स्टार्ट हुई तो जो ब्रिटेन थे ना, ब्रिटिश लोग जो थे, उन्होंने ये कहा था कि ये म्यूटनी है। म्यूटनी मतलब कि बगावत। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा नाम जंग बगावत भी है। ये जो अंग्रेज़ों ने नाम दिया था इसे, क्योंकि ये बेसिकली अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ही थी। आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी जो मुसलमानों ने अपनी, वो है। अब हम देखते हैं कि इसके हिस्ट्रिकल काजेज़ क्या हैं। काजेज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 है हिस्ट्रिकल और नंबर 2 है इमीजिएट काज। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी जंग का जो इमीजिएट काज होता है ना, वो जस्ट एक होता है, जबकि हिस्ट्रिकल काजेज़ जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हिस्ट्रिकल काजेज़ क्या थे। उसमें सबसे पहली जो काज थी ना वो थी बैटल ऑफ प्लासी 1857। जो 1857 में जंग प्लासी लड़ी गई ना, वो भी वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इसकी एक वजह थी। और वो जो 1757 में जंग प्लासी हमने लड़ी थी, वो लॉर्ड कैलिब और सिराजुद्दौला के दरमियान हुई थी, नवाब सिराजुद्दौला की। ठीक है ना, बड़ा नाम आपने सुना होगा। अब ज़रा आपको इनकी हिस्ट्री भी बताते हैं। लॉर्ड कैलिब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो थे, ठीक है, और सिराजुद्दौला आपको बताया कि मुसलमानों के लीडर हैं। जंग प्लासी स्टार्ट हुई इस वक्त। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ भी है कि बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला जो है उनका साथ किस एलाइज ने दिया था या कौन से एक्सिस ने दिया था? तो ये फ्रेंच एलाइज जो थे ना उस वक्त, फ्रेंच एलाइज नवाब सिराजुद्दौला के साथ खड़े थे और लॉर्ड कैलिब जो है, जो ब्रिटेन फोर्सेस के वो थे, उनके ख़िलाफ़ ये सपोर्ट कर रहे थे सिराजुद्दौला को। ठीक है ना, बड़ा मशहूर MCQ है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आपने माइंड में रखना है। इस जंग में मुसलमानों को जो है शिकस्त हुई थी बैटल ऑफ प्लासी में। क्यों हुई थी? आपने अक्सर नाम सुना होगा इमरान खान की, अगर स्पीचेस सुनते हैं
तो वो अक्सर जिक्र करते हैं मीर जाफ़र मीर सादक का। ठीक है, तो जो मीर जाफ़र ने बगावत की थी ना, गद्दारी जिसे कहा जाता है, गद्दारी की थी, वो बेसिकली नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ थी। और वो जा मिले थे लॉर्ड कैलिव से, और बहुत सारे वो प्लान जो थे इनके दे दिए, जिस वजह से बैटल ऑफ प्लासी में मुसलमानों को शिकस्त थी। तो इनकी शिकस्त का ओनली ज़िम्मेदार जो था, सिर्फ ज़िम्मेदार वो कौन था? मीर जाफ़र, जो कि बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है ना। तो बाद की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ज़्यादा गहराई में जाने वाली बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे तो ये एक अलग से टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है। हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट करना है, स्मार्ट वे में करना है, ताकि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहले जो थे वो बैटल ऑफ प्लासी थी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ थे। जब जंग प्लासी मुसलमानों को शिकस्त हुई, तो फिर उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन ज़ाहिर है कि वो आगे आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने क्या किया, 20% जो मुलाजमतें थी ना वो देते थे। सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है। हाँ, 20% मुलाजमतें जो थी वो इंडियंस को देते थे, और वो भी लोअर ग्रेड होती थी। ठीक है, मतलब क्लास 4 की आप कह लें, या बिल्कुल गई गुजरी जाब। और 80% जो थी ना मुलाजमतें, वो ब्रिटिश को दी जाती थी और अपर ग्रेड की दी जाती थी। ठीक है, तो एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है इनके दरमियान। नंबर 2 पे था कोर्ट सिस्टम। जंग प्लासी के बाद उन्होंने क्या किया कि लैंग्वेज जो थी उर्दू, बंगाली या हिंदी, इसे ख़त्म करने के बाद इन्होंने ये कौन सी लैंग्वेज ले आए थे कोर्ट में? इंग्लिश। और आपको पता है कि मुसलमानों को इंग्लिश से सख्त नफ़रत थी। ठीक है, सॉरी, ये वजह थी। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि इस्लामिक लॉज को चेंज कर दिया। ठीक है, जब जाहिर है कि इस्लामिक लॉज अगर ख़त्म होंगे तो वो भी एक जंग की वजह तो बनेगी। उसके साथ इकोनॉमिक प्रेशर था। इकोनॉमिक प्रेशर क्या था कि डिक्रीजिंग जीडीपी जो था ना वो गिरना शुरू हो गया। आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बरसगीर में आई थी ना, तब 34% था इनका जीडीपी, यानी कि बरसगीर का पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जो जब इकट्ठे थे, तो इनका जीडीपी कितना था? 34%, और वो मुसलमानों का दौर था। आजकल अगर पाकिस्तान का जीडीपी देखें तो वो कितना है? 4 पॉइंट समथिंग बता रहे होते हैं, ये या गालबन 5 होता है। ठीक है, अच्छा, यानी कि यहाँ पे इतना गिर चुका हुआ है अब ना। ठीक है, उस वक्त 34% था, और यही जीडीपी का ज़्यादा होना ही रीज़न था कि ये एक रिच कंट्री है। यहाँ पे अंग्रेज़ों ने जो आगे अपना गलबा जमाना शुरू किया। उसके साथ क्या था, आए जब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने हैवी टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए। टैक्सेस जब लगना शुरू हुए तो इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन क्या होती है? रुपए की कदर में कमी हो जाना, पैसे की गिरावट, रुपए की गिरावट। जैसे आजकल इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले देख लें, डॉलर 110 का होता था या 100 का होता था। अब डॉलर वही जो है वो 220 का है। तो ये क्या है? इन्फ्लेशन। और आपको पता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, रुपए की कदर गिरती है या करेंसी डी वैल्यू होती है, तो महंगाई का तूफ़ान आता है, जैसे आजकल हम लोग बेयर कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए। मेरा ख्याल है ये इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन जो है ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। ये एक ना बड़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि जिस रियासत का वारिस फोत हो जाता था और उसके आगे कोई बेटा नहीं होता था, बादशाह थी ना, तो जिसका फोत हो जाता था उसके आगे कोई बेटा नहीं होता था, उस रियासत पे ईस्ट इंडिया कंपनी कब्ज़ा कर लेती थी। ठीक है, अच्छा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी कब्ज़ा कर लेती थी तो वो फिर उसी को कहती थी कि ये हमारी रियासत हो गई अब, और वो उस रियासत में फिर जुल्म करते थे। ठीक है, अच्छा, इसी सिलसिले में उदयपुर जो है ना, इंडियन रियासत है उदयपुर, 1852 में उन्होंने कब्ज़ा किया उदयपुर पे। उसके बाद झांसी पे कब्ज़ा किया 1853 में, इनका भी किंग मार गया। उसके बाद उसकी आगे औलाद नहीं थी, तो उन्होंने कहा जी आपका तो वारिस ही कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद नागपुर, बड़ा मशहूर सिटी है इंडियन, नागपुर, यहाँ पे 1853 में इसी वजह से कब्ज़ा कर लिया था कि यहाँ पर का जो सरबराह था ना रियासत का, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसकी आगे औलाद नहीं थी जो इसे कंटिन्यू करती। तो ये 3 रियासतों पे बेसिकली उन्होंने कब्ज़ा किया। यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब तकसीम हिंद हुई,
मतलब कि 1947 या अगस्त 1947, उस वक़्त तक कितनी ऐसी रियासतें थीं जिन पे ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकम्मल कब्ज़ा था? यह आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो इशू था, अगली कार थी डिफेंस कंट्रोल की, ठीक है। वो क्या था, 70 से 80% जो इंडियंस थे ना वो लोअर रैंक के रखते थे। यानी आर्मी में जो भर्ती करते थे ना 70 से 80% इंडियन से मुराद मुसलमान या हिंदू या कोई भी दूसरे मज़हब के लोग, उन्हें लोअर रैंक पे रखते थे। और 20%, यहाँ यार आर डालना था जल्दी में, बस आज ना ऐसे ही हो गया, तो थोड़ी सी गलतियाँ आपको शायद मिलें, तो इसे अवॉइड कीजिएगा। टॉपिक की अहमियत पे ज़रा जो ना अपने ध्यान देना। 20% ब्रिटिश जो थे वो उन्हें अपर रैंक्स की जो है ना वो जॉब्स दी जाती थी, ठीक है। 80% इंडियंस को लोअर रैंक की आर्मी में भर्ती किया जाता था, और 20% जो थे उन्हें ऑफिसर्स, मतलब लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, उसके बाद मेजर, जनरल, कर्नल जो भी होते हैं इनके, यानी उन्हें ऑफिसर लगा दिया जाता था। किन पे? इंडियंस पे, ठीक है। ये आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी जो थी इसका जो पहले चीफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी कौन थे? ब्रिटिश थे। दूसरे भी ब्रिटिश थे, और तीसरे जो थे ना आर्मी चीफ, वो भी ब्रिटिश थे। उसके बाद चौथे आर्मी चीफ आए थे जनरल अयूब खान, वो जाके मुस्लिम जो है ना हुए थे। उसके बाद तो खैर आइन में अमेंडमेंट्स कर दी गई। 1973 का जो आइन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें तो बाकायदा एक शिक रखी गई थी कि आर्म्ड फोर्सेस का जो सरबराह होगा वो मुस्लिम होगा, ठीक है। गैर मुस्लिम कोई भी सरबराह बन ही नहीं सकता पाकिस्तान का अब तो। अच्छा, ये डिफेंस के इशू से, इसके बाद ये तो थी हिस्ट्रिकल काजेज़ ना, कि लोगों के अंदर इन चीज़ों का बड़ा वो था कि भी ये हमें जो है ना डिप्रेस ही किए जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, इमीडिएट काजेज़ में ग्रेज कार्ट्रिजेज, ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा होगा या लोगों से अक्सर सुना होगा कि अंग्रेज़ों ने जो गन्स बनाई थी ना, ये मैं आपको बता देता हूँ ग्रेज कार्ट्रिजेज क्या होते हैं। अंग्रेज़ों ने जो गन बनाई थी उसके अंदर जो कारतूस या गोलियाँ डलती थी ना, वो मुंह से निकाल के उसके अंदर वो पिन निकालनी पड़ती थी, उसके बाद उसके अंदर पुट करते थे, ठीक है। तो उस कार्ट्रिज के अंदर उन्होंने कौ और पिग मतलब सुअर, गाय और सुअर की चर्बी या इनका गोश्त भी साथ इस्तेमाल किया होता था किसी तरह से, या इनका कोई ऑयल इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो आपको पता है कि मुसलमानों के लिए पिग को छूना भी यानी कि एक नागवार गुजरता है, अच्छा नहीं है। हम नहीं समझते कि पिग को छुआ जाए, ठीक है। इसी तरह हिंदू जो थे वो कौ का बहुत एहतराम करते हैं, आपको पता है, वो तो भगवान मानते हैं, वो अपना खुदा भी मानते हैं, ठीक है, कौ को। तो ये बेसिकली उन्होंने क्या किया था, एक ऐसी डेवलपमेंट की थी जिससे हिंदुओं और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचानी चाहिए। उसके बाद छः मुसलमान और हिंदू जो फौजी थे उन्होंने बगावत की थी, उन्होंने हथियार फेंक दिए थे, राइफ़ल्स फेंक दी थी कि भाई हम ये काम नहीं करते। उन्हें अंग्रेज़ जो उस वक़्त के उनके कमांडर थे या जो भी थे, उन्होंने ऐसी सज़ा दी थी कि एक सिटी के, एक शहर के चौराहे में नंगे खड़े कर दिया था, जो मुसलमानों और हिंदुओं की बहुत बड़ी बेइज्जती थी, जो इमीडिएट काज बनी इसकी, ठीक है। और मेरठ का मुकाम था वो, कहाँ था? मेरठ। अच्छा, जब ये वाक़या आया तो उसके बाद फिर मेरठ के मुकाम पे, उसी मुकाम पे जिस चौराहे में उन्हें खड़ा किया गया था नंगे करके, वहीं पे 10 मई 1857 को वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गई। और चूँकि ये 6 लोग जो थे, 6 सिपाही जो थे, इन्होंने बगावत की थी कि हम ये गन नहीं चलाते, तो इसलिए इन्होंने कहा था कि ये बैटल ऑफ म्यूटनी है, ये किन की तरफ से? मुसलमानों और हिंदुओं की तरफ से बगावत है, ठीक है। ये भी आपको तकरीबन समझ आ गया होगा। हीरोज़ देख लेते हैं कि हीरो कौन कौन थे। 11 मई दिल्ली, यानी कि 10 मई को ये मेरठ के मुकाम पे स्टार्ट हुई, 11 मई को ये जंग दिल्ली तक फैल चुकी थी। उस वक़्त दिल्ली के जो बादशाह थे वो कौन थे? बहादुर शाह ज़फ़र। आपको अब ये भी पूछ लिया जाता है कि बरसगीर के आखिरी मुस्लिम किंग जो थे, बादशाह जो थे, वो कौन थे? तो वो कौन थे? बहादुर शाह ज़फ़र। कौन है ये? जिनकी वो बड़ी मशहूर एक गज़ल है कि कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कोई यार में।
इन्हें जो है फिर इसी जंग के दौरान जो है इनके बेटों को कत्ल कर दिया गया और इन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून। रंगून जो बर्मा है ना, बर्मा उसका कैपिटल है। और बर्मा का नया नाम क्या है ये आप मुझे बताएंगे। बर्मा का नया नाम क्या है ये आपने मुझे बताना है। अच्छा, एक तो ये इनके हीरो थे, इन्होंने बड़े रजिस्ट किया लेकिन ये डिफीट हो गए। इनके बेटों को मार दिया, इन्हें कैद कर लिया और रंगून भेज दिया और वो कैद में ही उधर फोत भी हो गए। उसके बाद नवाब वाजिद अली शाह, इन्होंने लखनऊ में बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की थी इस जंग के अंदर। ठीक है, हिंदुओं की तरफ थी। रानी ऑफ झांसी जिसे लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, तो ये फीमेल थी और कमांडर थी हिंदुओं की। इसने बहुत ज़्यादा हद तक जो है ना ब्रिटिश आर्मी को नुकसान पहुंचाया था। बरतानिया की तरफ से जो कमांडर थे वो सर जॉन शोरे थे। ठीक है, तो ज़ाहिर है ये उनकी तरफ से तो हीरो ही होंगे ना, क्योंकि इन्होंने जंग जीत ली थी मुसलमानों से। पहली गोली जो थी इस जंग की, वार ऑफ इंडिपेंडेंस की पहली गोली कहाँ, किस सिटी में चली थी? बारिकपुर है, बारिकपुर। ये MCQ PPSC FPSC में कई बार पूछा गया है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस की पहली गोली किस शहर में चली थी। बड़ा मशहूर MCQ है। अच्छा, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये बारिकपुर में चली थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड। आपको पता है कि जंग जो आज़ादी की जंग थी ना, जंग आज़ादी या वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1 नवंबर 1858 को ख़त्म हुई। तो इसी दिन ब्रिटेन पार्लियामेंट ने कह दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई, अब यहाँ पे बरतानिया का राज है। किसका राज है? बरतानिया का। ठीक है, फिर उन्होंने वही बादशाहत वाले चक्कर और सब कॉन्टिनेंट को अपनी कॉलोनी डिक्लेयर कर दी है। इसके बाद मज़ीद आगे पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए और कैसे कैसे जाके हमने फिर आज़ादी हासिल की थी ब्रिटेन से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगले लेक्चर तक स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।